हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन के कई लेक्चर्स को पीछे देख चुके हैं और आज आपको इस लेक्चर में मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, जिसमें एक का नाम था रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा आपने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको याद रहे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों का जवाब आज हम डिस्कस करेंगे। जब मैंने पहला लेक्चर डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो आपको कई बार डिस्कशन में सुनाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कॉलिगेटिव नहीं है, लोडिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। आपको मैं अभी डिस्कशन में ये बताऊंगा कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन देता हूं, आप सुनेंगे, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट becomes equal to vapor pressure of its solid phase। आप अगर एक बार और सुनना चाहे तो मैं फिर से बोलता हूं कि the characteristic temperature of solvent at which vapor pressure of the solvent becomes equal to vapor pressure of its solid phase। यानी दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि कोई सॉल्वेंट कब फ्रीज करता है उसका आपको कंसेप्ट लेना है। तो ये समझो, यदि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो सॉल्वेंट वहां पे फ्रीज कर जाएगा। सॉल्वेंट का फ्रीज करना दैट मीन्स सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करना। गौर से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉल्वेंट का फ्रीज करने का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का डिक्रीज करना, लेकिन इतना डिक्रीज करना कि जब उसका अपना वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और आपको जब मैंने वेपर प्रेशर का कंसेप्ट दिया था तो मैंने चर्चा किया था कि वेपर प्रेशर दो चीज पे डिपेंड करता है, एक नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई सॉल्वेंट का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन फ्रीज कराना है अर्थात सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटाना है। वो भी कितना घटाना है? जब उसका वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो। क्लियर हो रहा होगा? तो अब आइए, यदि कोई सॉल्वेंट को मुझे फ्रीज कराना है तो क्या करेंगे? उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। कहोगे टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? अगर फैक्ट जानिएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर घटेगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी घटेगा, मॉलिक्यूल मोशन में कम होगा, मतलब वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, अर्थात सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलूं तो टेम्परेचर के घटने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटेगा। मान लो कोई सॉल्वेंट अभी रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सी पे है, आप उसके अगर टेम्परेचर को घटा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर घट रहा है, कहोगे सर फ्रीज कब करेगा? जिस टेम्परेचर पे घटते घटते जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, वो सॉल्वेंट फ्रीज कर जाएगा। वाटर का वेपर प्रेशर वाटर फ्रीज कर जाता है 0 डिग्री सी, यानी केल्विन में बोले तो 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज करता है। इसका मतलब होता है कि वाटर का 0 डिग्री सी पे अर्थात 273 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर होता है वो आइस के वेपर प्रेशर के क्या होता है?
बराबर होता है। अब बताओ, वाटर का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर, या उसको ऐसे बोलिए, सॉल्वेंट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट यदि सॉलिड फेज में है तो वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। यानी अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म और वही सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, वेपर बराबर हो जाएगा, अर्थात वो दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आपको मैं जो बोल रहा हूं सबको राइट डाउन करने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से सुनिए। अगर कोई पूछे आपसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जी जवाब दीजिएगा द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अब आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर क्यों, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर का मतलब है कि हर सॉल्वेंट का अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी अलग अलग सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग। वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सी पे, अर्थात 273 केल्विन पे, यानी कोई दूसरा सॉल्वेंट किसी और टेम्परेचर पे क्या करेगा, फ्रीज करेगा। क्लियर हो रहा होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि आपने कहा फ्रीजिंग पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। और क्यों होगा, तो कैसे ये घटेगा, तो टेम्परेचर घटाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घटेगा। जब मॉलिक्यूल स्थिर हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, और जब वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा और जब उसका वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के बराबर हो जाएगा, वो सॉल्वेंट फ्रीज कर जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। हालांकि वेपर प्रेशर घटाने का और तरीका है, टेम्परेचर घटा के भी वेपर प्रेशर घटाते हैं। और आप याद कीजिएगा कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तब भी वेपर प्रेशर घटेगा, उसकी चर्चा हम डिप्रेशन में देखेंगे, लेकिन पहले फिर से सुन लीजिए। यदि कोई पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो अब आप लास्ट एक बार सुनिए कि द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फेज। क्लियर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी 273 केल्विन। कोई पूछे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, तो जब आप टेम्परेचर घटाओगे, यानी घटाना है, तो घटाते घटाते अगर उस सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर घटेगा और वो घटा हुआ वैल्यू जब उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जाएगा, वो सॉल्वेंट क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा, और दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। आइए जो बात मैंने आपको बोला है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए देखते हैं, टॉपिक मैंने लिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। गौर से देखिएगा, टॉपिक अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। हम इस टर्म को अब इस पे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले टर्म समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पहले टॉपिक दिया फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, यानी हर सॉल्वेंट का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने कि यदि सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा। मैंने एक नॉर्मल बात लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सी 273 केल्विन। अब आइए हम कहते हैं एज टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, यदि किसी सॉल्वेंट के टेम्परेचर को घटाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर घटेगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी घटेगा, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ बात है हम लोग का। कहते एंड व्हेन, जब ये घटेगा वेपर प्रेशर, और जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज, देन सॉल्वेंट फ्रीज। कोई पूछे सॉल्वेंट कब फ्रीज करेगा, जब उस सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये हुआ, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में होगा। जितना वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट का होगा। अर्थात ये लिक्विड अगर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो आप जानिए कि वो सॉल्वेंट क्या करेगा, फ्रीज करेगा। मुझे लगता है ये टर्म आपके दिमाग पे सेट हो गया होगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अभी हमने क्या किया कि इस सॉल्वेंट के टेम्परेचर को घटा करके उसके वेपर प्रेशर को घटाया
और जब वो वेपर प्रेशर का वैल्यू उसके सॉलिड फेज के बराबर हो गया तो वो क्या कर गया, फ्रीज कर गया। यानी अगर लिक्विड सॉलिड के साथ वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम में आ गया तो वो फ्रीज कर गया। लेकिन अब बताओ, अभी हमने टेम्परेचर घटा करके क्या किया, फोकस समझिए। आइए एक्चुअल पॉइंट पे, जो मैं बोलता हूं कि एक्चुअल चीज समझना है, आइए उसको देखिए। आपने टेम्परेचर घटा के सॉल्वेंट पे क्या किया, तो भाई टेम्परेचर घटा के सॉल्वेंट का हमने क्या किया, वेपर प्रेशर घटाया। तो अगर टेम्परेचर को छोड़ दो और कोई और तरीका से सॉल्वेंट का यदि वेपर प्रेशर घटता है तब भी वो फ्रीज करेगा। यहां टेम्परेचर पर्पस नहीं है, मैं अब वर्ड ले रहा हूं डिप्रेशन पे, कि यदि सॉल्वेंट को फ्रीज कराना है तो पर्पस ये है कि आप सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को घटाइए, आप चाहे जहां से घटा दीजिए। एक उपाय है टेम्परेचर से, कोई और क्या उपाय है, याद कीजिए लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात किया था मैंने रॉल्स लॉ में, कि यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे उसका वेपर प्रेशर घटेगा, और घटेगा तो वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अर्ली क्या करेगा, फ्रीज करेगा। आइए आप दिमाग में रखो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे घटता है, तो ठीक है टेम्परेचर के घटने से भी घटता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलने से भी घटता है। तो आइए अब हम लोग टॉपिक लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई सॉल्वेंट कब, आपको फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई सॉल्वेंट कब फ्रीज करता है, जब उस सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है, अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज, देन सॉल्वेंट फ्रीज। हम अब टॉपिक लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए अब आपको बताते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप समझो, अब आराम से सुनिएगा, क्लियर कट दिमाग पे सेट करा देता हूं। मान लो एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आप बताओ अगर दोनों अभी सेम टेम्परेचर पे, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट उसका अपना वेपर प्रेशर P0, सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका अपना वेपर प्रेशर PS, और P0 PS में आपको पता है कि P0 ग्रेटर देन PS। अब दोनों के टेम्परेचर को घटाओ, देखो P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS कहने के लिए सॉल्यूशन है, याद कीजिए मेरे पूरे लेक्चर को, ये भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है लेकिन तब उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और PS का वैल्यू ऑलरेडी कम है P0 से, दोनों के टेम्परेचर को घटाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर घटने से भी वेपर प्रेशर घटेगा, P0 भी घटेगा, PS भी घटेगा, लेकिन ये दोनों फ्रीज तब करेगा जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके सॉलिड फेज के बराबर होगा। तो जब P0 घटना शुरू किया, PS घटना शुरू किया, PS ऑलरेडी P0 से पहले कम था क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ था, तो जाते 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 क्या होगा, PS पहले फ्रीज कर जाएगा और P0 बाद में फ्रीज करेगा। नहीं समझे होंगे, अब फिर से सुनिए। यदि कोई सॉल्वेंट है, आप एग्जांपल लीजिए वाटर, अभी मैंने कहा भी, आपको मालूम भी होगा कि वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री से, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से, तो ये फ्रीज करता है 0 डिग्री। अब एक नॉर्मल बात बोलता हूं, अगर पानी को 0 डिग्री पे फ्रीज कराना है तो उसके लिए हम लोग को फ्रीजर चाहिए, और अगर पानी को बिना फ्रीजर ही फ्रीज कराना है तो ऐसा भी होता है, आप देख लेना, आप खुद से कर सकते हो। पानी ले लो, उसको पहले क्या करो, उसमें खूब चीनी को घोल दो, बहुत ज्यादा, मतलब आधा लीटर पानी लेकर के अगर उसमें आपको मन होता है तो 1 किलो चीनी होगी। अब आप कहोगे कि आधा लीटर में 1 किलो कैसे घुलेगा, आप उसका उपाय है कि पहले उसको बॉइल करा, मतलब आधा लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल करके आप उसको सोल्यूशन बनाइए विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। मतलब आप देखेंगे स्वीट्स दुकान में आप जो बनता है पानी, उसको हम लोग चाशनी बोलते हैं, तो उसका देखो कि बन गया वो चाशनी। अब उसको आग से उतार के छोड़ दो तो रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, अब फ्रीज कर जाता है। क्यों फ्रीज कर गया, तो आपने पानी को 0 डिग्री पे ले जाके फ्रीज कराया, अर्थात वो 0 डिग्री पे जाकर के पानी का वेपर प्रेशर घट के आइस के बराबर हुआ।
लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बहुत अधिक मात्रा में डाले तो वो सॉल्यूट ही पानी के वेपर प्रेशर को घटा दिया। तो जो पानी अकेले में फ्रीज किया 0 डिग्री पे, वो चीनी और पानी का मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो हो सके 10 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा, 5 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा। और यही डिफरेंस जो है वह डिप्रेशन का टर्म लेके आएगा। अब आराम से सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा था, अब आपको दिमाग पे सेट किया। और सुनिए, पानी 0 पे, चीनी और पानी का अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो मान लेता हूं 10 डिग्री। अब अगर कोई पूछे आपसे कि इस दोनों में कौन बड़ा, तो आप कहोगे 10 बड़ा, नहीं कहोगे 0 कैसे बना होगा सर, ऐसे समझिए। आप अगर नीचे से देखते कि 0 तब 10 तो 10 बड़ा है। लेकिन हम लोग क्या किए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है कि हम लोग अभी 25 डिग्री पे, मान लेता हूं कि 25 और 30 डिग्री पे भी आप है, 30 या 35 जो भी है, मान लो अभी पानी 30 डिग्री पे, क्लियर। तो 30 डिग्री पे पानी और उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्लियर है। तो 30 पे है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके वो भी 30 पे। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो पीएच का वैल्यू P0 से कम है। अब दोनों बढ़ना शुरू किया, मतलब उतरना शुरू किया नीचे, टेम्परेचर दोनों का घटाओगे तो वो जो चीनी पानी वाला सॉल्यूशन है, मान लेता हूं अभी 30 पे था, मान लो 10 पे जाके फ्रीज कर दे। क्यों फ्रीज कर दिया भाई 10 पे, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घटाया हुआ है। लेकिन जब पानी 10 पे जाएगा वो ठंडा होगा, फ्रीज नहीं करेगा, उसको जाना रहेगा 0। अब देखो, तो 30 से दोनों नीचे उतरा, एक 30 से 0 पे गया, एक 30 से 10 पे रह गया, तो 30 से 10 पे गया, एक 30 से 0 पे गया, तो बड़ा कौन हुआ बताओ। ये वाटर 30 से 0 बड़ा है, 30 से 10 नहीं बड़ा है। यहां पे 20 का डिफरेंस है, वहां पे 30 का डिफरेंस है, तो बड़ा ये कहलाएगा और छोटा ये कहलाएगा। आप 0 देखोगे, 0 और 10 तो 10 बड़ा है, ऐसे नहीं। हम लोग यहां हैं, हम लोग ऊपर नहीं चल रहे, अभी नीचे उतर रहे। तो आप ऐसे समझिए, लैंग्वेज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added to a solvent, then its vapor pressure decreases। ये its वर्ड आया है सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को घटा दे। फिर से, when non volatile solute added to a solvent, then its vapor pressure decreases and hence, क्योंकि वेपर प्रेशर बिना टेम्परेचर घटाए घट गया, सॉल्यूट के चलते घटा, कहते एंड हेंस सॉल्यूशन फ्रीज अर्लियर देन सॉल्वेंट। मेरा लैंग्वेज है ये, सॉल्यूशन फ्रीज अर्लियर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन सॉल्वेंट से पहले फ्रीज कर गया। मतलब सॉल्वेंट अगर 0 पे, पानी के लिए बोला, दूसरा सॉल्वेंट दूसरे जगह पे, तो वो जो पानी चीनी या किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ है वो उससे पहले 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे फ्रीज कर गया, कहते सॉल्यूशन फ्रीज अर्लियर देन सॉल्वेंट। और ये जो अर्लियर है, पहले है, यानी वो कम गया, वहां जाता 30 से 0 पे जाता, 30 से 10 पे रह गया, ये घट गया। कहते हैं when non volatile solute added to a solvent, then its vapor pressure decreases and hence solution freeze earlier than solvent। कहते हैं that is when non volatile solute added to a solvent, then its freezing point decreases and this decrease in freezing point is known as depression in freezing point। आप डिप्रेशन सेंस क्यों लिए समझ में आया? डिप्रेशन सेंस इसलिए लिए कि आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का विदाउट चेंज इन टेम्परेचर घटेगा, और वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पहले मतलब कि पानी अगर 0 पे तो सॉल्यूशन 10 पे, 5 पे फ्रीज करता है, और इसीलिए कहते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, आप 0.5 में कंपेयर करोगे तो 5 बड़ा लगेगा। आप आइए कि हम लोग नीचे उतर रहे, 30 से 35 से नीचे जा रहे हैं, तो आप जानिए कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है सॉल्वेंट से, और यही जो कम होता है इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए जो बात मैंने अभी आपको बोला है उसको राइट डाउन करके दिखाते हैं। आप देखिए लैंग्वेज क्या है, देखो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added to a solvent, then vapor pressure of solvent decreases, and hence solution freeze earlier than solvent। और इसीलिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पहले फ्रीज करता है। इसका मतलब तो लिखा मैंने, that is when non volatile solute
added to a solvent, then its freezing point decreases. This decreasing freezing point known as depression in freezing point. यानी क्या समझे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। कंसेप्ट ऊपर में क्लियर है। क्यों घटेगा? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑलरेडी घट जाएगा, सॉल्यूशन पहले फ्रीज कर जाएगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? घट जाएगा सॉल्यूशन का। मैंने लिखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट चूंकि ये बड़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इस बात को दिमाग में रखें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डेल्टा टीएफ होगा। आप इसे यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, और इसको आप लोग क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए। देख लो बढ़िया से, पॉज भी कर सकते हैं आप, राइट डाउन कर लीजिए डिप्रेशन को। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए हम आपको दो क्वेश्चन मार्क करके एक बात करते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, और दूसरा करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव है। तो दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क करके लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव, और दूसरा बात देता हूं कि व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव। लेकिन पहले इसको राइट डाउन कर लिया जाए, फिर आगे की बात करें। हो गया होगा? चलिए आगे की बात करते हैं कि व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट कॉलिगेटिव। आइए अब आपके सामने एक टर्म रखता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव क्यों नहीं होता है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कॉलिगेटिव होता है। आइए उसकी जवाब। आपको मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम आपको यहां से समझाते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर P0, यहां सॉल्यूशन फर्स्ट है, इसमें N1 मोल मैंने रखा है सॉल्यूट का। दिखने से लग रहा होगा जो ब्लू कलर आप दिख रहा है ये सॉल्वेंट है, यहां पे PS1। और देखो वेपर का संख्या से भी देख लीजिए, यहां ज्यादा वेपर है, यहां कम है। क्यों कम हो गया? सॉल्यूट ने वेपर प्रेशर को घटा दिया। यहां सॉल्यूट का मात्रा और बढ़ा दिए तो वेपर और कम हो गया PS2। क्लियर? ये सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, और आपको दिखने से लग रहा होगा कि सॉल्यूशन सेकंड में जो है वो अधिक मात्रा में सॉल्यूट डाला हुआ है। दैट मींस ये कंसंट्रेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये डाइल्यूट है इसके रिस्पेक्ट। चलिए अब बताओ, ये P0, PS1, PS2 तीनों को फ्रीज कराना है, तो इसका भी टेम्परेचर घटाओगे, इसका भी घटाओगे। लेकिन फ्रीज तो इसमें फ्रीज तो क्या करेगा? सॉल्वेंट ही करेगा। तो ये घट करके, मान लीजिए अगर ये वाटर है, ये घट के मान लो कहां पे? 0 पे फ्रीज करेगा। मैंने माना P0, ये घट के मान लेता हूं मैं कि ये 5 डिग्री पे फ्रीज किया, मान लिया मैं, तो ये T1, और ये जब और सॉल्यूट है तो और पहले फ्रीज करते हैं, तो ये मान लो 10 डिग्री पे। ये 0 पे किया, ये 5 पे किया, ये 10 पे, ये दोनों का डिफरेंस 0 - 5 हो गए माइनस, वो माइनस डिप्रेशन दिखाएगा। 0 - 10 तो 10 का डिफरेंस होगा, ये 5 का। अब बताओ, आपको मैंने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव क्यों नहीं? ये सॉल्वेंट था, T0 पे फ्रीज किया, आपने सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया। जब सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया तो मिलने से ये क्या किया? पहले फ्रीज कर गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टी जो पार्टिकल के बढ़ने से बढ़े। यहां इतना पार्टिकल, यहां और पार्टिकल है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया। कॉलिगेटिव का मतलब बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कभी कॉलिगेटिव नहीं होगा। जितना पार्टिकल मिलाओगे फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मैंने एक नीचे दिया रिलेशन कि P0 बड़ा है PS1, PS2 से, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, क्योंकि इसको ज्यादा टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा अधिक मात्रा में, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है, सॉल्यूशन फर्स्ट और कम है, सॉल्यूशन सेकंड और कम है, यानी P0, T1 और T2 ये फ्रीजिंग पॉइंट रखा हूं मैंने। तो T0 सबसे बड़ा है, अर्थात सॉल्यूट पार्टिकल के मिलने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। याद रहेगा, हम लैंग्वेज नहीं दे रहे, आप याद रखना कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में,
यानी सॉलिड पार्टिकल के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसीलिए कॉलिगेटिव नहीं है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, पार्टिकल के बढ़ने से बढ़ता है। अब आइए, अब इसी में एक टर्म लेता हूं कि व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव, द डिप्रेशन का मतलब डिफरेंस। अब देखो, तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ बोल दिया, मतलब इस दोनों का डिफरेंस। तो मान लेता हूं ये 0 है और ये 5 है, तो दोनों का डिफरेंस 0 - 5 तो -5, वो जो -5 देख रहे हो वो माइनस साइन डिप्रेशन के लिए आया है। दूसरी बात, ये 0 ये 10 है, ये होगा 0 - 10 तो 10 हो गया, माइनस साइन डिप्रेशन को दिखाएगा, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 10 है, सॉलिड पार्टिकल यहां पे ज्यादा है, तो पार्टिकल के बढ़ने से डेल्टा टीएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा, डेल्टा टीएफ 1 से डेल्टा टीएफ 2 ज्यादा होगा, और इसीलिए ये डिप्रेशन जो है वो कॉलिगेटिव। याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर इसमें हम बहुत सारा काम करने वाले हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है। इस टर्म को आप अपने नोटबुक पे ऐसे भी राइट कर लीजिए, लैंग्वेज में यहां पे रोक दे रहा हूं और आप इसको डायग्राम से ही समझ लीजिए। और हम इसके आगे एक रिलेशन लेते हैं, और रिलेशन क्या लेंगे, रिलेशन लेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच रिलेशन लेते हैं। लेकिन पहले आप इसको अपने अपने कॉपी पे राइट कर लीजिए, राइट कीजिए। चलिए, अब आइए इस कंसेप्ट को हम लोग अब मैथमेटिकली यूज में लाने के लिए एक डेरिवेशन आपको दिखाते हैं, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। आइए अब आपको दिखाते हैं एक रिलेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच क्या होता है रिलेशन, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो कंसेप्ट आपके पास है, और उसी को हम आपको पहले समझाते हैं। देखो ग्राफ में क्या है, ये सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। आइए आप ये देखो सॉल्वेंट, अब देखो जो बात मैंने कहा था अर्लियर फ्रीज का कंसेप्ट आपको दिखेगा, ये टेम्परेचर एक्सिस है, सॉल्वेंट यहां पे फ्रीज किया, और अगर इधर से हम जा रहे हैं तो सॉल्वेंट यहां पे फ्रीज किया, सॉल्यूशन फर्स्ट जो है वो पहले फ्रीज कर गया है, और सॉल्यूशन सेकंड और पहले फ्रीज कर, देखो यहां से बढ़ना है, ये पहले फ्रीज कर गया है, ये बाद में, और सॉल्वेंट सबसे बाद, इसीलिए ये ज्यादा है, ये कम है, और ये सबसे कम है। सॉल्यूशन सेकंड मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन सेकंड कंसंट्रेटेड है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बोथ आर डाइल्यूट, बट सॉल्यूशन सेकंड इज मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट, कंपैरेबली मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, जब ये सॉल्वेंट यहां पे फ्रीज किया, अर्थात सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वह उसके सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में गया P0, सॉल्यूशन लेकिन यहां पे फ्रीज किया, अर्थात पहले ही उसका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में चला गया सॉल्वेंट के साथ PS1, और यहां पे ये फ्रीज कर गया, अर्थात ये T2 पे ही इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में चला गया उसके सॉलिड फेज के साथ। तो P0 PS1 PS2 वेपर प्रेशर सॉल्वेंट सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड विथ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड फेज। अब देखो, अभी आप जो देख रहे हैं ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व है, ये कर्व, लेकिन अगर ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए तो ये BC और DE कर्व जो होगा एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और AD भी जो होगा ये पैरेलल, सॉरी, और ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। कहते फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन BC एंड DE कर्व विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले देखो, मैंने आपको जो बोला यहां पे लिख भी दिया, मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट जो आपके सामने है, एंड टू सॉल्यूशंस एंड टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, दोनों डाइल्यूट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डाइल्यूट है, याद रखना। कहते हैं ऑफ व्हिच इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विथ सॉलिड फेज, जो उसका इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के साथ है P0 PS1 एंड PS2 रिस्पेक्टिवली। एक बात और, सॉल्यूशन सेकंड मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट, both are dilute but solution second is more concentrated than first। कहते हैं freezing point of solvent solution first and solution second are T0 T1 and T2 respectively। ये बाद में किया, ये पहले, और ये और पहले कर गया। तो अब बताओ डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, डिप्रेशन क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकंड डेल्टा TF जो होगा सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन सेकंड का। ये आप याद रखेंगे, अभी मुझे इसका काम पड़ेगा। क्लियर, आप ये लैंग्वेज को देख लीजिए, इतना होगा, मैं अभी आपको मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं फिगर छोड़ूंगा क्योंकि उसी से मुझे डिराइव करना है। जितना जल्दी हो आप राइट डाउन कर लीजिए।
आइए, जब आपने अब लैंग्वेज समझ लिया है तो आइए अब इसके हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं। आपके सामने मैंने कहा भी, एक बार और सुनिए। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं बीसी, जो कर्व की तरह आपको दिख रहा होगा, डी कर्व, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बहुत कम का डिफरेंस होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा ये दोनों, और ये दोनों पैरेलल भी होगा, ये लाइन भी पैरेलल होगा, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और एडी कर्व भी जो आपको अगर कर्व दिखा तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, तब जो होगा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई जो होगा ये सिमिलर ट्रायंगल। देखो मैंने लिखा है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कर्व BC एंड कर्व DE विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन लिखा मैंने। अब कहता है सिंस ट्रायंगल ABC, आप देख लीजिए ट्रायंगल ADE आर सिमिलर, ये जो ट्रायंगल ABC और ADE है वो क्या है, सिमिलर है। और जब ये सिमिलर होगा तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया। देखो ABC में BC और ADE में D, BC by DE इज इक्वल टू AC by AE। अब BC को, ये जो BC है इसको यहां से लिए T0 माइनस T1, T0 माइनस T1, ये जो D है इसको यहां से लिया T0 माइनस T2, T0 माइनस T2। AC को आप देखो, ये जो AC है इसको यहां से लीजिए, AC को यहां से लीजिए तो P0 माइनस PS1 और AE को लीजिए P0 माइनस PS2 इधर से y एक्सिस। अब बताओ ये दोनों का डिफरेंस ऊपर बढ़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट था डेल्टा TF1 फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन सेकंड का फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF2, डेल्टा TF1 बाय डेल्टा TF2, P0 माइनस PS, ये दोनों को मैंने P0 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 1/2 यहां भी 1, ये आ जाएगा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, और जब 1/2 हो तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट में कहा था एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू दिस, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल P0 माइनस PS बटे P0। अब देखो ये जो P0 माइनस PS बाय P0 है, ठीक है, इसका वैल्यू आप फेरी डाइल्यूट के लिए ये ऐसे होता है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन। देखिए अगर बहुत डाइल्यूट है, क्योंकि हमने वेरी डाइल्यूट की बात किया, तो ये इसके बराबर होता है, तो जब ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या होगा P0 माइनस PS जो होगा ये दिस इज इक्वल टू इतना, अर्थात डेल्टा TF जो होगा वह इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और जब डेल्टा TF इसके प्रोपोर्शनल होगा, अब ये मोल ऑफ सॉल्यूट x बाय w, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट y बाय w2, मैंने w2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, और यदि कोई भी सॉल्वेंट होगा उसमें सॉल्यूट चेंज भी करोगे तो सॉल्वेंट के लिए, किसी एक सॉल्वेंट के लिए W2 कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा TF अब इसके प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अलग से मैंने कांस्टेंट रख दिया 1000 ताकि रिलेशन पे आ जाए, तो कहते हैं फॉर अ सॉल्वेंट डेल्टा W2 इज कांस्टेंट, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू x into 1000 by W into y। ये जो x into 1000 W into y है, ये मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये याद कीजिए तो मोलालिटी का टर्म लेगा, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यानी डेल्टा TF बराबर Kf into मोलालिटी। अब देखो एक बात मैं ऐसे बताता हूं, आप जब पिछला फार्मूला पढ़े थे तो वहां पढ़े थे डेल्टा TB बराबर Kb into मोलालिटी। क्या पढ़े थे बताओ, डेल्टा TB बराबर Kb, फार्मूला सेम हो गया, डेल्टा TF बराबर Kf into मोलालिटी। फिर से डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf into मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf into मोलालिटी। और जब वो फॉर्मूला था डेल्टा TB इक्वल टू बॉइलिंग में डेल्टा TB इक्वल टू Kb into मोलालिटी, जहां पे Kb था इबोलाइस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, हालांकि इसे आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट भी कहेंगे। पहले इस टर्म को आप लोग राइट कर लीजिए, अब हम इसके बाद की बात करेंगे, आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। अब हम ये जो ए नंबर फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं, और ये लेक्चर में इसका डिस्कशन पे मैं रोकूंगा, आगे के लेक्चर में इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन फिलहाल इस पे कुछ और डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को राइट करना है, एक बार मैं फिर मौका दे रहा हूं, आप लोग राइट कर लीजिए। आइए अब जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को थोड़ा सा और तोड़ देता हूं। डेल्टा TF इक्वल टू Kf इंटू मोलालिटी, आपने भी पढ़ा, ये Kf मोलालिटी को x into 1000 W into y किया, आपको मीनिंग पता है, डेल्टा TF रिप्रेजेंटिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, x मास ऑफ सॉल्यूट, W मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, y है मास ऑफ सॉल्वेंट, और Kf को बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट।
अब देखो केप कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केप का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यूनिट ऑफ केप यहां से ला दो, केप वैल्यू ये टेंपरेचर का यूनिट डिग्री सी, अब मोलारिटी इधर आएगा नीचे तो डिग्री सी पर मोलारिटी। टेंपरेचर का डिफरेंस है डिग्री सी केल्विन बराबर, पीछे भी डिस्कस किया हूं, तो डिग्री सी पर मोलारिटी कहो या केल्विन पर मोलारिटी। अब मोलारिटी को तोड़ दिया मोल इनवर्स इनटू केजी में, तो डिग्री सी मोल इनवर्स इनटू केजी या केल्विन मोल इनवर्स इनटू केजी। दिस इज यूनिट ऑफ केप, यूनिट ऑफ केप। केप कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, वाटर का केप होगा 1.86 डिग्री सी पर मोलारिटी। हम अगले लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल पे भी चर्चा करेंगे, तो ये इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये था आपका एक रिलेशन, और रिलेशन में आप ये याद रखिएगा, इसको मैं यहां पे ए डैश कर देता हूं इसको, कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलारिटी या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू एक्स इंटू 1000 बटे डब्ल्यू इंटू वाई। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। आइए अगला लेक्चर के लिए, लेकिन आप इस लेक्चर को टोटल देखा कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।